सवाल में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना है आपको। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पता करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकालते हैं। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का जो फार्मूला होता है वो ये होता है कि बराबर 1 गुणे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्लस 2 गुणे नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। अब यही काउंट कर लीजिए ऊपर वाले कंपाउंड में। तो सबसे पहले हम डबल बॉन्ड काउंट करते हैं। तो देखिए एक डबल बॉन्ड यहां पर है और एक डबल बॉन्ड यहां पर है, हम ऐसे क्रॉस कर दे रहे हैं, 2 हो गया। एक डबल बॉन्ड यहां पर है, 3 हो गया। और ये बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग में आपको पता होगा कि 3 डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, यानी 1 2 3। तो टोटल काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6। तो ये कितने हो गए? 6 डबल बॉन्ड हो गए। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, यानी पाई बॉन्ड तो केवल यहां पर है, जब यहां पर है तो एक पाई बॉन्ड यानी 2 गुणे क्या करेंगे? 1 करेंगे। और नंबर ऑफ रिंग कितने हैं? तो रिंग देखिए, एक ये वाला रिंग है, दूसरा ये वाला रिंग है, तीसरा ये वाला रिंग है, यानी 3 रिंग है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 6 प्लस 2 प्लस 3। तो 6 2 8 3 11। कौन सा आंसर सही होगा? ये वाला सही होगा। यहां पर पूछा जा रहा है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ कंबशन ऑफ एबव कंपाउंड। देखिए जितने ऊपर कंपाउंड दिए गए हैं, इन सारे कंपाउंड में आपको बताना है कि हीट ऑफ कंबशन किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा। तो हीट ऑफ कंबशन का एक सिंपल सा फार्मूला है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन। हालांकि नंबर ऑफ कार्बन अगर बराबर हो जाए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। तो अब एक चीज ये बताइए, इसमें कितने कार्बन है? तो आप काउंट करेंगे, पहले वाले में 3 कार्बन ये हो गए, मतलब कि 3 ये हो गए, टोटल 6 कार्बन। यहाँ पर 5 कार्बन और यहाँ पर 4 कार्बन। तो इसलिए नंबर ऑफ कार्बन पहले में ज्यादा है, तो हीट ऑफ कंबशन भी इसका ज्यादा होगा। और हीट ऑफ कंबशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड CH4 है, ये ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करता है क्या बनता है? CO2 प्लस H2O बनता है। तो अगर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे तो नंबर ऑफ CO2 ज्यादा बनेगा, और जब नंबर ऑफ CO2 ज्यादा बनेगा तो डेल्टा H कंबशन की भी वैल्यू ज्यादा होगी। ये पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ अदर। यानी इसमें से जो 4 कंपाउंड है, 4 में से 3 एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, लेकिन चौथा नहीं है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन वाया कंजुगेशन, आप लोग पढ़े होंगे। तो अगर हम इस पूरे कंपाउंड को देखें तो ये नेगेटिव चार्ज है, ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, तो यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में होगा। ऐसे यहाँ पर भी देखिए नेगेटिव चार्ज है, ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, तो इसी डायरेक्शन में होगा। यहाँ पर देखिए पाई बॉन्ड है, नेगेटिव चार्ज है, पाई बॉन्ड है, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है। और पहले वाले भी कंपाउंड में देख रहे हैं सेम तरीके से हो रहा है। लेकिन अगर इस वाले कंपाउंड की हम बात करें तो देखिए या तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा, या तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है आपका, देखिए इसके कंजुगेशन में है, लेकिन ये बगैर इसके, मतलब ये देखिए 2 अलग अलग डायरेक्शन में है। इसलिए ये 3 जो है एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, लेकिन चौथा एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। कार्टिसोन, देखिए कार्टिसोन यानी कार्टिसोन का ये स्ट्रक्चर है, ये फॉर्मूला है। अब इसमें पूछा जा रहा है कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये देखिए ये ईथर ग्रुप है, यहाँ पर कार्बन है, कार्बन C मतलब COC यानी ईथर है ये। और ये आपका अल्कोहल ग्रुप है, ये आपका कीटोन ग्रुप है, ये भी आपका कीटोन ग्रुप है। यानी इसमें क्या है? कीटोन, अल्कोहल और ईथर। तो देख लीजिए कहाँ पर ये मैच कर रहा है, ईथर एमीन कीटोन, अल्कोहल कीटोन। अच्छा एल्कीन भी है, देखिए ये डबल बॉन्ड है। इसका आंसर कौन सा सही होगा? बी वाला सही होगा। मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन एमंग द फॉलोइंग। देखिए कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी होती है वो डिसाइड होती है
एक तो कंजुगेशन से डिसाइड होगा, जितना ज्यादा कंजुगेशन होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। दूसरा हाइपर कंजुगेशन से भी डिसाइड होता है, तो हाइपर कंजुगेटिंग जो मॉलिक्यूल होते हैं वो ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनाते हैं। तीसरी स्टेबिलिटी बताते हैं हम लोग प्लस आई पावर, यानी प्लस आई पावर जिसके पास जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। तो हम देखते हैं, देखिए ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, क्योंकि ये कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये कार्बोकैटायन देखें तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, और ये तो केवल मिथिल पर पॉजिटिव चार्ज है, यानी यहाँ पर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी की बात नहीं होगी, सिंपल कार्बोकैटायन है। ये वाला कार्बोकैटायन ये प्राइमरी डिग्री कार्बोकैटायन है। तो सिंपल सी बात है कि टर्सरी कार्बोकैटायन हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है देन सेकेंडरी कार्बोकैटायन देन प्राइमरी कार्बोकैटायन। रीजन भी स्पष्ट है, क्योंकि यहाँ पर CH3 है तो 3 अल्फा हाइड्रोजन इधर है, और यहाँ पर H2 है तो 3 2 5 अल्फा हाइड्रोजन, तो 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे इसमें। जबकि यहाँ पर केवल 1 अल्फा हाइड्रोजन है तो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो 3 2 5 2 7 कुल 8 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है इसमें? पहला है। पहले के बाद कौन सा आएगा? दूसरा। दूसरे के बाद कौन आएगा? C वाला। फिर कौन सा आएगा? D वाला। रीजन स्पष्ट है कि यहाँ पर तो आप डायरेक्ट सेकेंडरी टर्सरी प्राइमरी का जो रिलेशन होता है उसी आधार पर आप बता सकते हैं, लेकिन ये भी प्रमाणित किससे होता है? ये भी हाइपर कंजुगेशन से प्रमाणित होता है। देखिए इस सवाल में ये पूछा जा रहा है कि जो बॉन्ड लेंथ A है और B, इन दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है, यही आपसे जानना चाह रहा है एग्जामिनर। तो अब देखिए यहाँ पर लोन पेयर होते हैं, अगर ये लोन पेयर है तो ये आसानी से ये ऐसे डिलोकलाइज हो जाएंगे। जब डिलोकलाइज हो जाएंगे तो एक दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, ये O माइनस होगा, ये डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा और ये CH3 होगा। तो हम ये देखते हैं कि ये वाला जो बॉन्ड है, जो मिडिल में बॉन्ड है ये वाला, इस बॉन्ड में डबल बॉन्ड का कैरेक्टर भी रेजोनेंस के दौरान आ जाता है, और जबकि ये वाला बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है तो हमेशा सिंगल ही रहेगा। इसलिए आपको पहले से पता है कि डबल बॉन्ड की लेंथ जो है कम होती है, सिंगल बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होती है। और भी एक चीज पढ़े होंगे कि जितना ज्यादा कंजुगेशन होगा, कंजुगेशन होने की वजह से जो लेंथ होता है डबल बॉन्ड का वो बढ़ जाता है, लेकिन जो सिंगल बॉन्ड का लेंथ होता है वो घट जाता है। तो यहाँ पर जो A वाला है रीजन, यानी A कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो चर्चा किया जा रहा है, ये वाला बॉन्ड ये रेजोनेंस यानी कंजुगेशन में इन्वॉल्व है, सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इसकी लंबाई घटेगी, जबकि इसकी लंबाई कांस्टेंट रहेगा। तो A छोटा होगा और B बड़ा होगा। इस कंपाउंड में ये पूछा जा रहा है कि कितने बॉन्ड ऐसे हैं जिसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। तो देखिए अब इस पूरे कंपाउंड में ढूंढ लेते हैं कहां पर sp2 है, कहां पर sp2 नहीं है। और जब हम लोग ढूंढते हैं तो ये पता चलता है कि जहां पर डबल बॉन्ड, जिसे एक चीज याद रखिए, जहां CH3 यानी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, ये sp3 होगा, ये sp3 होगा। ये हम आपको बता भी चुके हैं कैसे निकाला जाता है, लेकिन एक लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जहां डबल बॉन्ड होगा वहां पर sp2 होगा, जहां पर CH यानी कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा वहां sp और sp होगा। तो यहाँ पर sp2 है, यहाँ पर sp2 है, यहाँ पर sp2 है, जहां जहां डबल बॉन्ड दिख रहा है यहाँ sp2 है, यहाँ sp2 है, यहाँ sp2 है। तो अब अगर इस कंपाउंड को देखें तो एक बॉन्ड यहाँ पर है, 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 और ये कैसा सिग्मा बॉन्ड है? ऐसा सिग्मा बॉन्ड जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के बीच होता है। तो कुल कितने हो गए? तो 1 2 3 4, तो आंसर कौन सा होगा? 4 होगा। इस सवाल में पूछा जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द गिवन मॉलिक्यूल। अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको जाहिर सी बात है ये पता है कि जैसे नाइट्रोजन के चारों तरफ जब 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 3 बॉन्ड बन गए हैं, जैसे एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड इधर बन गए हैं।
बाकी एक क्या है, लोन पेयर है। जबकि ऑक्सीजन के चारों तरफ कुल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 लोन पेयर है यहाँ पर और 2 यहाँ पर बॉन्ड बने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हो जाएंगे, 1 लोन पेयर ये, 2 लोन पेयर ये, टोटल कितने हो जाएंगे, 3 लोन पेयर। अब ये पूछा जा रहा है कि इस 4 जो कंपाउंड्स यानी 4 जो रिंग यानी साइक्लिक कंपाउंड जो दिए गए हैं, उसमें हाईली स्ट्रेन्ड कंपाउंड कौन है। स्ट्रेन्ड का मतलब होता है कि खिंचाव, यानी किस कंपाउंड में ज्यादा खिंचाव है। तो ज्यादा खिंचाव कब होता है, जब रिंग छोटा होता है। तो देखिए 6 कार्बन का रिंग है, मतलब 6 हेटेरो एटम मिलाकर कुल 6 एटम है पूरे इस रिंग में। यहाँ पर इस पूरे रिंग में 5 एटम है, यहाँ पर इस रिंग में 4 एटम है, यहाँ पर इस रिंग में 5 एटम है। तो जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा खिंचाव कहाँ पर है, यहाँ पर है। यहाँ पर सबसे ज्यादा खिंचाव होगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। आपको पता है कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में 109.5 डिग्री एंगल होता है। जबकि क्योंकि 4 एटम का ये रिंग है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर एंगल कितना दिख रहा है, 90। तो अब 90 डिग्री केवल एंगल है, तो खिंचाव कितनी डिग्री का है, 19.5 डिग्री का। जबकि और सारे मॉलिक्यूल में ऐसा नहीं है। तो जितना छोटा रिंग का साइज होगा, उतना ज्यादा खिंचाव होगा। तो अब देख लीजिए, आप ऐसे लिख सकते हैं, अगर 6 कार्बन का रिंग है तो इसमें खिंचाव एकदम नहीं होता है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रेन ये है, उसके बाद ये है, इसके बाद ये है, और इसमें स्ट्रेन होता ही नहीं है। बेयर स्ट्रेन थ्योरी में हम लोग पढ़े हैं। यहां पर पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑफ ईच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन कंपाउंड गिवन बिलो। कहा जा रहा है कि जो यहाँ पर कंपाउंड है, इस कंपाउंड में कौन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पाया जा रहा है। तो देखिए इस कार्बन की अगर बात करें, तो ये कार्बन डबली बॉन्डेड है और 2 हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। ये कार्बन, अगर इस कार्बन की बात करें, तो इधर डबल बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड है, तो एक साइड यस हो जाएगा, दूसरे साइड p, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp। और अगर इस कार्बन की बात करें, तो एक इधर यस हो जाएगा, इधर p हो जाएगा, एक हाइड्रोजन जुड़ा है, उधर sp2 हो जाएगा। आप कह सकते हैं कि कार्बन से एक डबल बॉन्ड जुड़ा है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। और जबकि यहाँ पर अगर बात किया जाए इस कार्बन की, तो इस कार्बन पर भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2, क्योंकि एक साइड डबल बॉन्ड है, एक साइड सिंगल बॉन्ड है, जबकि एक साइड हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि अगर कहा जाए, क्या पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑफ ईच हाइब्रिडाइजेशन इन द गिवन कंपाउंड। अब कहने का मतलब ये है कि इस जितने भी कार्बन है उनका क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन है। एक sp2 है, एक sp है और एक sp2, यानी 2 प्रकार का केवल हाइब्रिडाइजेशन है, sp और sp2। sp3 कोई भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं है। तो sp3 के नीचे क्या होगा, 0। sp2 वाले कितने होंगे, तो sp2 वाले 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन sp2 वाले हैं और 1 कार्बन आपका क्या है, यहाँ पर sp वाले हैं। तो हमारे ख्याल से ये आसानी से आप लोग समझ में आ गया। अब कहा जा रहा है कि जैसे इस 3 कंपाउंड दिया गया है, अब आपसे पूछा जा रहा है हीट ऑफ कंबसन किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा। तो आपको हम पहले ही बताए हैं कि जो हीट ऑफ कंबसन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन होता है। तो यहाँ पर 3 कार्बन है, यहाँ पर 4 कार्बन है और यहाँ पर 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन वाले का हीट ऑफ कंबसन सबसे ज्यादा होगा। तो आंसर कौन सा होगा कि 3 के बाद 2 के बाद 1, हमारा आंसर कौन सा होगा, सी वाला। इस कंपाउंड की अगर बात करें, पूछा जा रहा है कि नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट किस कंपाउंड में होगा। देखिए जाहिर सी बात है, अगर हम पहले कंपाउंड के बारे में एनालिसिस करें, तो पहले कंपाउंड में एक साइड OH है और एक साइड OH है। आगे मतलब कि ये फॉरवर्ड ये सब तो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन यहीं से स्पष्ट हो जा रहा है कि इसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है। क्यों नॉन जीरो है, वो नॉन जीरो इसलिए है कि देखिए जब भी कोई ऐसा कंपाउंड मिले कि जैसे कोई भी एक रिंग है और रिंग के अपोजिट डायरेक्शन में अगर मान लीजिए कोई एक ही सिंगल एटम है, सिंगल एटम जैसे Cl है, या फिर मान लीजिए सिंगल एटम ना होकर जैसे CH3 है या CH3 है, तो अब यहाँ पर और एक ये तीसरा कंपाउंड है जिसमें OH है, तो तीनों में क्या अंतर है,
देखिए यहाँ पर सिंगल एटम सेम सेम है, तो ये एक दूसरे का जो डाइपोल मोमेंट है वो कैंसिल कर देंगे, इधर खिंचाव होगा और इधर खिंचाव होगा और सेम स्ट्रेंथ होने के नाते कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर जो ग्रुप ऑफ एटम है, अब की एटम पर कोई लोन पेयर ना होने के नाते ये सिमेट्रिकल ग्रुप माना जाएगा और साथ ही साथ कोई यहाँ पर लोन पेयर नहीं है, इसलिए जो भी डाइपोल मोमेंट यहाँ पर जनरेट होगा, क्योंकि ये प्लस आई इफेक्ट होता है तो रिंग के साइड जनरेट होगा, तब भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो दोनों ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो अगर कभी भी रिंग के अपोजिट साइड ग्रुप जुड़ा हो लेकिन की एटम के पास लोन पेयर हो, जब भी लोन पेयर होगा तो ऐसे कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट हमेशा नॉन जीरो होता है। यानी जितने भी कंपाउंड दिए गए हैं, ये प्रूफ हो गया है कि किसका नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट है। तो नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट वाले कंपाउंड कौन से होंगे, ये पहला होगा। और उसका रीजन हमने ये बताया है कि अगर कोई भी रिंग है, कोई भी रिंग XYZ है, अगर मान लीजिए सिंगल एटम है अपोजिट साइड, और या ग्रुप ऑफ एटम है और लेकिन शर्त ये है कि जो की एटम यहाँ कार्बन है, यहाँ पर कोई लोन पेयर ना हो, तब ऐसे केसेज में डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए NH2 लगा हो और इधर भी क्या लगा हो, NH2, तो NH2 के कारण जो भी डाइपोल मोमेंट जनरेट होता है, लोन पेयर होने की वजह से ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाते हैं। तो यानी इधर का डाइपोल मोमेंट कुछ और होगा, इधर का डाइपोल मोमेंट कुछ और होगा, ओवरऑल ये नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। इसी तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं रिंग के एक साइड क्या है, OH है, दूसरे साइड OH है, तो ऑक्सीजन पर लोन पेयर होने की वजह से इसका जो टोटल डाइपोल मोमेंट है वो क्या होगा, नॉन जीरो। अब बाकी सारे कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट क्या है, जीरो है, चाहे इस कंपाउंड का चाहे इस कंपाउंड का जीरो है। देखिए पूछा जा रहा है कि डिक्रीजिंग हीट ऑफ कंबसन मैक्सिमम टू मिनिमम, तो आपको तो मैंने पहले ही बता दिया है कि डेल्टा H कंबसन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन होता है। एक ये बात हुआ। दूसरी बात क्या आपको याद रखनी है कि डेल्टा H कंबसन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई स्टेबिलिटी, यानी स्टेबिलिटी कम होगा तो कंबसन ज्यादा होगा। तो पहला बात ये देखिए कि हीट ऑफ कंबसन, तो यहां से हम निकालेंगे जब नंबर ऑफ कार्बन देखकर, तो सारे कंपाउंड में हम देखते हैं 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन होने की वजह से हीट ऑफ कंबसन जो है सभी का इस बेसिस पे हम नहीं अलग कर सकते कि किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। किस बेसिस पे नहीं अलग कर सकते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन के आधार पे, क्योंकि सबका नंबर ऑफ कार्बन क्या है, सेम है। तो अब हम दूसरा कोई मेथड यूज करेंगे। तो दूसरा कौन सा मेथड है, तो दूसरा मेथड आपको पहले से ही बताया जा चुका है, वो ये है कि हीट ऑफ कंबसन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। देखिए इस पूरे कंपाउंड में सबसे ज्यादा स्टेबल तो ये है। आपको पता है कि जब भी 6 मेंबर का कोई भी साइकिल होगा तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा। अच्छे मेंबर होने के नाते, जैसे बोट और चेयर फॉर्म आप लोग पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो बाद में हम कभी बताएंगे। तो हर एक कार्बन पर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 होता है, और जो बॉन्ड एंगल होता है वो एक्चुअल बॉन्ड एंगल के बराबर होता है 109 डिग्री। यानी 6 कार्बन सिस्टम में कोई भी स्ट्रेन नहीं होता है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसकी जो हीट ऑफ कंबसन है वो सबसे कम होगी। तो तीसरा वाला सबसे कम कहाँ है, इस यहाँ है नहीं, यहाँ भी नहीं है, यानी ए और बी में से कोई एक ऑप्शन सही हो सकता है। तो अब देखिए हम अगर दूसरा और चौथे को कंपेयर करें, क्योंकि आपको ये पहले ही बताया गया है कि जितना छोटा रिंग होगा उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल स्ट्रेन होगा। अब बॉन्ड एंगल स्ट्रेन ज्यादा होने से स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। तो इन दोनों कंपाउंड की स्टेबिलिटी कम है, लेकिन इन दोनों में पूछा जाए कि कौन ज्यादा स्टेबल है, यहाँ पर जो CH3 ग्रुप लगा है ये एक दूसरे के ट्रांस पोजीशन पे है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। जबकि यहाँ पर CH3 ग्रुप ये एक दूसरे के सिस पोजीशन पे है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा।
तो जाहिर सी बात है कि दूसरा सबसे कम स्टेबल होगा। वजह दो है, एक तो नंबर ऑफ एटम साइकिल में कम है, साइकिल में कम होने की वजह से बॉन्ड एंगल स्ट्रेन ज्यादा है, तो स्टेबिलिटी ये भी घटा रहा है। ऊपर से ये जो CH3 है, ये जो CH3 है, दोनों सिस पोजीशन पे है, यानी दोनों एक ही साइड है, दोनों बल्की ग्रुप है, तो दोनों के बीच रिपल्सन होगा, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी घटेगी, बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी घटेगी। तो जितना कम स्टेबल होगा उतना ज्यादा हीट ऑफ कंबसन होगा। इसका सही आंसर कौन सा है? सबसे ज्यादा कंबसन दूसरे का होगा, दूसरे के बाद चौथे का होगा, चौथे के बाद पहले का होगा, फिर तीसरे का होगा, यानी ऑप्शन